नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द चैनल अर्बन विद्या, द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर स्टडीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स गाइस। वेल, आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं हमारे चैप्टर लाइट को थोड़ा सा आगे प्रोसीड और करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। ये वीडियो डेडिकेटेड है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉपिक को, जिस पे हम न्यूमेरिकल्स भी आज करेंगे और उसके कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। वेल, पिछली क्लास में भी जब आप लोगों से रिफ्रैक्शन चैप्टर पे बात चल रही थी और जिस समय हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे बात की थी, उस समय हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सेकंड नंबर के लॉ को, जिसको हमने स्नेल्स लॉ बोला था, वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन किया था। तो इस बार फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग आज यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम पिछली बार जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हमने डिफाइन किया था उसे एक बार याद कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर चैनल पे आप सब हैं नए तो प्लीज कर दो सब्सक्राइब। वेल, रेगुलर लेक्चर्स तो आपको तभी मिलेंगे जब आप लोग हमारे साथ हमारे बैच को ज्वाइन करोगे हमारे अर्बन विद्या के ऐप पर। सो प्ले स्टोर पे जाकर अर्बन विद्या सर्च करो और अर्बन विद्या का जो लोगो है वही हमारे ऐप का लोगो है। सो उस लोगो वाली ऐप को क्लिक करके डाउनलोड करो। कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। सो चलिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं यहां पर आप लोगों से लास्ट क्लास में स्नेल्स लॉ जो हमने डिस्कस किया था। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। दिस कांस्टेंट इज न्यू, है ना, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कांस्टेंट को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ग्रीक लेटर न्यू से हम लोगों ने डिनोट किया था। वेल, यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप बताते हो, ये आप सेकंड मीडियम की बताते हो, यानी कि जिस मीडियम में लाइट जाके रिफ्रैक्ट हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में बताते हो? विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम जहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है। सो ये एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री वाला साइन आई अपॉन साइन आर अपन लोगों ने लिखा था। मैं एक बार फिर से यहाँ बगल में लिख भी देता हूँ। सो दिस इज साइन आई अपॉन साइन आर। और अगर ये कुछ ऐसा सीन था, ये मीडियम 1 ये मीडियम 2 था, लाइट यहाँ आई और कुछ इस तरीके से बैंड हो जाती है। सो ये मैंने बताया था कि मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको ऐसा या ऐसा आप लिखोगे। सो ये सब कुछ पिछली क्लास में था, बस एक बार यहाँ पर आपको बता दिया सो दैट एक कनेक्टिविटी आपकी बन जाए। वेल, जिसने ये वीडियो नहीं देखा है वो जाकर उस वीडियो को जरूर देखे। फिलहाल अभी हमें आगे बढ़ना है हमारे आज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने में क्या नया देखने वाला है उस पर। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, और यहाँ बहुत प्रॉपरली वो डिफाइन होगा। यहाँ हमको और फॉर्मूले मिलेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ लाइट ये कहानी चलने वाली है। सो ऐसा ऑब्जर्व किया गया प्रैक्टिकली कि जब लाइट किसी एक मीडियम में चल रही थी तो इसकी स्पीड कांस्टेंट थी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट थी। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ तो उसकी स्पीड चेंज हुई और उस बेसिस पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को देखा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को मेजर करना चालू किया और वो फैक्टर था डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डिफरेंस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम। कभी जहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई थी वहाँ की डेंसिटी ज़्यादा थी और जहाँ पहुँची यानी कि रिफ्रैक्ट जहाँ पर हुई वहाँ कम थी, या वाइस वर्सा केस, उल्टा वाला केस यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो अपन ने क्या देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज स्केल ऑफ मेजरमेंट फॉर ऑप्टिकल डेंसिटी टू प्रेडिक्ट द बिहेवियर ऑफ लाइट इन द मीडियम। ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि भाई लाइट जो है वो इंसिडेंट हुई, ये आई आपकी सरफेस पर, और सरफेस के बाद या दो चीज़ें पॉसिबल है। यहाँ दो चीज़ें क्या पॉसिबल हैं? नॉर्मल बनने के बाद या तो लाइट रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी। सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल कब जाएगी और टुवर्ड्स द नॉर्मल कब जाएगी, ये पता लग जाएगा जब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मालूम हो। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले से मालूम होगा तो हम बिहेवियर जज कर पाएंगे कि लाइट बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होने वाली है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाने वाली है। तो ये सब कुछ कैसे पता चलेगा? यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मेजरमेंट से पता चलेगा। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजरमेंट करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इनडायरेक्टली समझाता हूं, जैसे कि कैसे समझाऊं, कुछ दिख नहीं रहा मुझे यहाँ।
ओके ठीक है। सो ये कोई बॉटल है मेरे पास, ठीक। अभी ना मैं अगर तुमसे बोलूं ये बॉटल की हाइट क्या है, सो ये बॉटल की हाइट जो है इट्स अराउंड 6 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 6 सेंटीमीटर्स इस बॉटल की हाइट है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि ये मार्कर की हाइट कितनी है, तो इस मार्कर की हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर्स। ये 6 सेंटीमीटर्स, ये 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको यहां बताया है इनकी एब्सोल्यूट हाइट। क्या बताई है मैंने यहां पर आपको बताई है इनकी एब्सोल्यूट हाइट। मतलब किसी जीरो के रेफरेंस में इनको मेजर करना चालू किया है। हो सकता है मैंने कोई इंच टेप लिया हो सकता है मैंने कोई स्केल ले लिया हो और उससे इसको मेजरमेंट किया जहां पे जीरो की मार्किंग थी, 1 2 3 4 5 और 6 तक गया, मैंने इसे मेजर कर लिया। लेकिन अब मैं यहां पर अगर इसको बोलूं कि ये मार्कर इस बॉटल के कंपैरिजन में कितना बड़ा है, तो अब यहां कंपैरिजन जो है वो रिलेटिव हो गया है। आप रिलेट कर रहे हो इस बॉटल के टर्म्स में इस मार्कर को। सो बॉटल को रेफरेंस बना के अगर मेजर करूंगा मार्कर को, तो डिफरेंस के टर्म्स में बोलूंगा तो यार ये इससे 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। मतलब कि मार्कर 4 सेंटीमीटर बड़ा है इस बॉटल से। और अगर मैं यहां पर इसको नंबर ऑफ टाइम्स कैलकुलेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा भाई? ऑब्वियस, इसका साइज कितना है, इसका साइज है 10 और इसका साइज कितना है, इसका साइज है 6। 10/6 हो गया 5/3 सिंप्लीफाई करने में। तो मैं यहां लॉजिक क्या बताना चाह रहा हूं बच्चों? मैं लॉजिक यहां ये बताना चाह रहा हूं कि मैं इसे दो तरीके से बता सकता था मार्कर की लेंथ को। एक तो एब्सोल्यूट लेंथ, वो हो गई इसकी 10, और मैं बता सकता था विद द रेफरेंस ऑफ दिस, अगर मैं इस बॉटल की साइज को आइडियल मान लूं कि भैया ये तो इससे 5/3 टाइम्स है, मार्कर जो है वो बॉटल के 5/3 टाइम्स है। तो अपन यहां पर किसी चीज को डिफाइन दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड के हिसाब से, आइडियल के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं, या दोनों कोई एक जैसी आपस में कंपैरेटिव चीजें हैं और उनके रेफरेंस में हम बात कर सकते हैं। जैसे आइडियली 0 के रेफरेंस में इसकी लेंथ बताई थी और इसकी लेंथ बताई थी, लेकिन अभी इसके रेफरेंस में बता दी। तो वही कुछ काम यहां होगा एब्सोल्यूट और रिलेटिव के रेफरेंस में जब हमें बात करनी होगी। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा जब हम आइडियल मीडियम की बात करें, यानी कि हम एयर और वैक्यूम के रेफरेंस में बात करते हैं। मतलब अगर दो मीडियम में से एक मीडियम जहां पर लाइट इंसिडेंट हुई थी वो एयर या वैक्यूम है, तो हम यहां पर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे हैं। और अगर यहां पर हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे आते हैं तो यहां मीडियम अदर देन एयर एंड वैक्यूम लेना है, एयर और वैक्यूम लेना है। वैसे आइडियल मीडियम कौन सा होता है? वैक्यूम, है ना। इन आइडियल कंडीशन वैक्यूम को ही हम एब्सोल्यूट मीडियम मानते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम लोग यहां पर, एंड आपके लेवल पे तो जनरली हम लोग एयर को भी क्या मान लेते हैं? आइडियल मीडियम मानते हैं। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एयर और वैक्यूम, इन दोनों को हटा के जो दो मीडियम्स होंगे उनके बीच में जब कंपैरिजन चलेगा तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब सीधे सीधे बाय डेफिनेशन क्या होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उस पे बात करते हैं, और फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी उसी तरीके से बात करेंगे, और कॉन्सेप्चुअली चीजों को कैसे एग्जाम में प्रेजेंट करना है वो आपको यहां पर बताते हैं। सो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम is called the absolute refractive index of the medium। तो देखो ऐसा है कि ये यहां पर एयर या वैक्यूम आपने ले लिया, ठीक है, और ये आपने कोई मीडियम ले लिया, मीडियम 1 आपने ले लिया, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपने मीडियम 1 यहां पर ले लिया। अब हुआ ये कि लाइट यहां से आई, तो यहां पे जब लाइट आई तो इसकी स्पीड जो हमने मेजर करी, और आपको दिमाग में रखनी है वो वैल्यू, वो क्या होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आपको इसलिए याद करने की, न्यूमेरिकल्स में ये यूजुअली तो दी होगी, लेकिन नहीं दी है तो आपको बाय डिफॉल्ट मालूम होनी चाहिए। कुछ बुक्स में 2.99 भी दे देते हैं, ठीक है। तो अपन तो आइडियली यही लेते हैं अगर नहीं दी है तो, और अगर दी हो तो जो दी हो वो फॉलो कर लेना। 2.99 दी हो तो वो फॉलो करना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर तुम अपनी बुद्धि लगा के याद करके जा रहे हो तो यही वैल्यू तुम्हें याद होनी चाहिए, ठीक है।
अब आगे सुनो क्या हुआ। जब ये हमारे मीडियम नंबर 1 में आई, यानी कि अदर देन एयर वैक्यूम से किसी दूसरे मीडियम में आई, तो इसकी कुछ और स्पीड होगी। अब वो क्या है, वो हर बार चेंज होगी। तो ये जो v की वैल्यू है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम जहां पे वो रिफ्रैक्ट होने गई है लाइट। तो इस तरीके से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन क्या लिखूंगा, C/v। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब भी मुझे निकालना है किसी मीडियम का, तो मैं उसका कंपैरिजन करूंगा विथ रेफरेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि C/v मैंने यहां लिखा। और यहां आप देखो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने एक डिजिट सबस्क्रिप्ट में लिखा है, क्योंकि वो एक जिसको मैंने यहां पर लिखा नहीं है उस मीडियम को अपन लोग यहां पर बाय डिफॉल्ट एयर मानेंगे या वैक्यूम मानेंगे। आप देखो ना, यहां पर मैंने क्या लिखा था, मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब यहां मीडियम 1 लिखा है, विथ रिस्पेक्ट टू लिखने की जरूरत ही नहीं है, बाय डिफॉल्ट ही आप समझ गए हो कि वो कौन होगा, वो होगा हमारा यहां पर एयर या वैक्यूम। ठीक है, सो ये एब्सोल्यूट वाला था। मतलब ये वो हो गया कि जब अपन लोग स्केल लेकर किसी चीज की लेंथ 0 के रिस्पेक्ट में मेजर करते हैं। अब इधर बगल में आ जाओ, यहां पर अपन बात करेंगे रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 इज कॉल्ड, अब यहां तक ही अपन को पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं था, आगे भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो भाई यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अब अपन ने डिफाइन किया है, रिलेटिवली डिफाइन किया है। लिखने का तरीका देखिए, यहां 2 की निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर आप इसे बोलोगे 2 की निकाल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, अभी आप यहां पर देखोगे कि जिसके रिस्पेक्ट में आपने निकाला था, आपने किसके रिस्पेक्ट में निकाला था, एयर और वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकाला था। तो जिसके रिस्पेक्ट में निकाला था वो ऊपर था। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला था वो ऊपर था, यानी कि एयर ऊपर था न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में कौन था, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल रहे हो, यानी कि मीडियम 1 की आप निकाल रहे थे, v जो है वो नीचे था। अभी यहां पर क्या है, यहां पर हमारे पास 2 मीडियम है, एक मीडियम 1 है, एक मीडियम 2 है। यहां पर लाइट आई और यहां से रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, सो अब यहां पर आप 1 और 2 को इस तरीके से देखो कि इधर पे लाइट की स्पीड थी v1 और इधर पे लाइट की स्पीड थी v2। अलग अलग होंगे, वेरिएबल होंगे, यहाँ कोई कांस्टेंट आप याद करके नहीं जाओगे। यहाँ अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको दोनों में से कोई एक या दोनों दिए होंगे ही। सो अब आप जब यहाँ कैलकुलेट करने वाले हो v1 और v2, या आपको मालूम है या आपको गिवन है, तो उन्हें किस तरीके से लिखना है, आप निकाल किसकी रहे हो, आप 2 की निकाल रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो जिसकी रिस्पेक्ट की वो ऊपर और जिसकी निकाली वो नीचे। तो इस तरीके से ये हो जाता है v1/v2। तो ये एक फॉर्मूला अपन लोगों ने रिलेटिव का देखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 अगर निकालना है, सो इट विल बी v1/v2। मगर कहानी अभी यहीं खत्म नहीं हुई है, यहाँ एक ट्विस्ट है। हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट को भी आपस में रिलेट कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। आपको वो करवाने वाला हूं, मगर उसके पहले आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो अब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं एक और बार फिर से यहां पर बात कर लेता हूं। तो भाई रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। मतलब मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर निकालनी है एब्सोल्यूट वाली, तो उसका कंपैरिजन किससे होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, यानी कि आइडियल मीडियम से हमने कंपेयर कर दिया, अपॉन मीडियम की अंदर जो लाइट की स्पीड है उसका, C/v। अब जब यहां पर आ गए तो मीडियम अकेला नहीं बोलेंगे, यहां मीडिया हो जाते हैं, या एक से ज्यादा मीडियम्स हमने यहां पर इन्वॉल्व कर लिए, 2 मीडियम इन्वॉल्व कर लिए हैं। सो मीडियम 1 में लाइट इंसिडेंट हुई, मीडियम 2 में रिफ्रैक्ट हुई, तो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगी इससे। सो मीडियम 2 की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर निकालनी होगी तो लिखेंगे कैसे, जिसकी निकालनी होती है वो ये जो ईटा लिखा हुआ है इसके जस्ट बगल में लिखा जाता है, और उसके बाद या उसके पहले जहां पे भी आपको लिखना है, मतलब इसके कदमों में तो 2 ही आएगा जिसकी निकालना है। अब या तो 2 के बगल में 1 लिख लो, या जो उसका ऑल्टरनेट साइड है वहां पर आप 1 को लिख लो जिसके रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, इक्वल टू जिसकी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो वो ऊपर है, यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, इसलिए v1/v2 अपन ने यहां पर ले लिया है।
अब मुझे आगे बढ़ना है और रिलेट करना है किस किस को, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को। तो वो कैसे होगा, आओ जरा अपन तुम्हें समझा देते हैं। अभी बहुत ध्यान से तुम्हें देखने की जरूरत है। कहां देखोगे, चलो यहां देखो। ये लिखा हुआ है, ठीक है। अभी V1 अपॉन V2 है। मैं अगर तुमसे बोलूं कि तुम यहां C अपॉन C ऐसा मल्टीप्लाई में लिख दो, आई गेस किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं बोलता हूं C अपॉन V1 इंटू, इसको लिख लो C अपॉन V2 इंटू V1 अपॉन C। ऐसा रीअरेंजमेंट करके लिख लो। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आई गेस किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। दिख तो रहा है ना भैया? अब मैं आपसे बोल रहा हूं, जो आप अक्सर करते हो, मल्टीप्लाई का साइन जब डिवीजन में दिया हो तो मल्टीप्लाई का साइन आप कन्वर्ट करते हो, रेसिप्रोकेट करते हो। अगर वाइस वर्सा कर दूं, इस बार इनटू से अगर डिवीजन में लिखूं तो क्या करूंगा, फिर से रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, C अपॉन V1। अब C अपॉन V2 क्या होगा और C अपॉन V1 क्या होगा? C अपॉन V2 होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 और C अपॉन V1 क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। ये तो यहां पर देखो ना यार, अभी अपन ने eta1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 क्या लिखी थी? C अपॉन V लिख दिया था। अब ये C अपॉन C जो मल्टीप्लाई किया था, ये क्या थे? ये थे स्पीड ऑफ लाइट। तो अब इतनी ये मैथमेटिक्स लगाने के बाद तुम क्या कंक्लूजन पे पहुंचे हो? तुम कंक्लूजन में पहुंचे हो, इसके दो फॉर्मूले होंगे। या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिखी जाएगी V1 अपॉन V2, या फिर लिखी जाएगी ν2 अपॉन ν1। तो इस तरीके से हमने यहां इसको देख लिया है। ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पर लिख लिया है। तो ये आपको याद रखना है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एक चीज़ पूछते हैं, सर ये हम लोगों को ना ये कैसे याद रहेगा, कहीं हम ऐसा ना कराएं एग्जाम के अंदर, उल्टा ना कराएं, मतलब यहाँ लिख दें V2 अपॉन V1 और यहाँ लिख दें अपन ν2 अपॉन ν1। तो मैं इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब दे रहा हूँ, जो मैंने अपने टाइम पर किया था। मैंने याद जो है ना वो सिर्फ एक करा था, दूसरा उसके रेफरेंस में लिखा। मतलब मैंने याद करा था स्पीड के टर्म्स में। जिसके रिस्पेक्ट में निकालनी है उसको रिस्पेक्ट देते हुए ऊपर रखना है, और जिसकी निकालनी है उसे नीचे रखना है। तो ये स्पीड के लिए अपन लोगों ने एक जनरल आइडियोलॉजी बना ली थी अपन ने अपनी। तो अब जो बचा हुआ है एब्सोल्यूट वाला, वो कैसे करना है? एब्सोल्यूट वाला फॉर्मूला जो लिखना है वो क्या लिखना है? रिवर्स लिखना है। तो पहले मैं ये लिख लेता था और उसका ऑपोजिट जो है उसका इक्वल टू में लिख देता था। किसके लिए? एब्सोल्यूट वाले के लिए। तो अगर मैंने ये याद कर लिया है कि ν21 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2, तो इसके इक्वल टू में क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल, यानी कि ν2 अपॉन ν1, एंड दैट्स इट। इस तरीके से मुझे याद हो गया था ये हमेशा के लिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला। अब ये बहुत सिंपल सी चीजें थी जो मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होंगी। हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर इन कॉन्सेप्ट से बड़े आसानी से सॉल्व होंगे, मगर आगे बढ़ने से पहले कुछ और रिफ्रेशर्स भी हैं जिनके अंदर एक आध दो चीज़ें एक्स्ट्रा बताई गई हैं। ये सीनियर क्लासेस में डेराइव भी की जाती हैं, मगर क्योंकि आप लोग कभी NTSC और किसी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकते हो और वहाँ पर ये टाइप का क्वेश्चन अभी इसी साल पूछ लिया जाएगा, क्लास 12 तक का वेट भी नहीं किया जाएगा। सो मैं आपको वो पर्टिकुलर फॉर्मूला एटलीस्ट एक बार बता देता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ वाले केसेस की, जहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिलेट किया जाता है और फॉर्मूला तैयार किया जाता है। लेकिन ये क्या चीज़ है, क्या बात है, इस कॉन्सेप्ट के लिए एक एक्टिविटी आपके सामने मुझे समझानी होगी, फिर वो फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताऊंगा, एंड देन हम आएंगे हमारी आज की क्लास के एंड पर, यानी कि क्वेश्चंस पर। चलिए चलते हैं आगे। तो ऐसा है बच्चों कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला और है, लेकिन वो फॉर्मूला समझाने के लिए मुझे एक एक्सपेरिमेंट समझाना है, जैसे कि मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला।
सो वो एक्सपेरिमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सबने अपने घर में इस चीज को देखा होगा, और अभी तक नहीं देखा था तो अब देख लेना। अगर तुम्हारे घर में दो सेम तरीके के वेसल्स हैं, बाल्टी है, तो आपको करना क्या है मैं बता देता हूं। उन दो बाल्टियों को, उन दो वेसल्स को, उन दो टब को, जो भी आप ले रहे हो, उन आइडेंटिकल टब्स को आजू बाजू रखना। एक में पानी भर दो, ये भर दिया पानी एक में, और एक को खाली छोड़ दो, ठीक। दोनों में 10 रुपए का कॉइन डाल दो। ये 10 रुपए का कॉइन डाल दिया, ये 10 रुपए का कॉइन यहां डाल दिया। जब आप अभी जहां पानी नहीं है वहां 10 रुपए के कॉइन को देखोगे तो आप एक्चुअल डेप्थ देख पाओगे कि भैया जो ये सिक्का है वो एक्चुअल में इतना नीचे तलहटी पे पड़ा हुआ है, बाल्टी के, टब के, वेसल के, जो भी आपने यहां पे लिया हुआ है। लेकिन आप जो यहां पर सिक्का डाल रहे हो पानी में ना, वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ऊपर दिखने वाला है। मतलब एक्चुअल में तो वो वही है जहां यहां पर है, वही यहां पर है, यानी कि तलहटी पे जो आपका टब है, जो आपकी बाल्टी है, जो आपका वेसल है, उसके बॉटम पे ही है। लेकिन यहां अपीयर होगा थोड़ा सा ऊपर, और यहां पर एक्चुअल आपको दिख रहा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक फॉर्मूला यहां पर जो आपके सामने है वो यही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, जो भी भरा है यहां पर, अभी वाटर है या ऑयल हो, कुछ भी है, इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। अब आप बोलोगे सर ये अपेरेंट डेप्थ है क्या? आओ जरा समझाते हैं। अभी ये लाइट रे ऑब्वियस है, सिक्का तुम तब देख पाओगे जब सिक्के से लाइट जो है वो जा रही है कहां पर? ऑब्जर्वर की आई में। ये ऐसी लाइट निकली, ठीक, सब ध्यान से देख रहे हैं। ये लाइट, बहुत सारे पॉइंट्स निकले होंगे लाइट पे, मतलब सिक्के के हर जगह से लाइट गई होगी ऑब्जर्वर की आई में। अभी ये इधर तक पहुंची। अब नॉर्मल देखो आप, ये नॉर्मल एयर में जाने वाली है, तो एयर के रिस्पेक्ट में वाटर वगैरह इन सब की जो ऑप्टिकल डेंसिटी वो ज़्यादा ही होती है। तो ऑब्वियस है कि इसका क्या होगा, इसका होगा ये कि ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकलेगी। तो लेट अस सपोज कि ये ऐसे जाने की जगह, स्ट्रेट जाने की जगह, क्योंकि अब एयर में आ गया है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल गया। यहां पे थी ह्यूमन आई, अब ह्यूमन आई की एक टेंडेंसी है कि वो स्ट्रेट लाइन देखता है, तो इसी कारण से इसने अपने स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में देखा। क्या देखा? ये जो पॉइंट था, इसके ऊपर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और अब तुम यहां पर जो देख रहे हो वो ये कि सिक्का अपीयर कर रहा है कि इस डेप्थ पर है, नॉट द एक्चुअल वन। आपने कभी अपने घर का जो मग्गा, आप बाथरूम में नहाते समय भी अगर आप मग्गे को भरकर पानी में डाल देते हो या उसे किसी तरीके से पुश करके नीचे भेज देते हो, तो वो भी आपको थोड़ा सा ऊपर दिखता है ग्राउंड के कंपैरिजन में, जबकि बाल्टी रखी हुई है ग्राउंड पे, लेकिन ग्राउंड से ऊपर दिखता है वो यही फिनोमेना है बेटा, ये रिफ्रैक्शन वाला फिनोमेना ही है। और हमने यहाँ पर थोड़ी ज्योमेट्री लगा के इसको फॉर्मूले को डिराइव किया है।
अभी वो ज्योमेट्री लगाने का कोई इंटरेस्ट मेरा नहीं है, क्योंकि वो आपके सिलेबस से बियॉन्ड जा रही हैं चीज़ें। वैसे इस साल का सिलेबस कम हो गया, ये तो पहले से ही सिलेबस में नहीं है, सो आई एम नॉट गेटिंग सो मच इनटू इट, ठीक है। सो अभी मैं जब 12th के वीडियोस बनाऊंगा वहां कभी डेरिवेशन होगा तो जो भी इंटरेस्टेड वंस होंगे उनको वो वीडियो मैं रिकमेंड कर दूंगा, सजेशन में डाल दूंगा। अभी फिलहाल के लिए अपन आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। सो अपन ने कुल मिला के 3 फॉर्मूले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के देख लिए हैं, 4 बोलने चाहिए। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये रहा, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, है ना। अब रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ के कॉन्सेप्ट को भी देख लो। ये एक्स डैश जो है वो अपेरेंट डेप्थ है और ये एक्स जो है ये रियल डेप्थ है। सो फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो दिस इज एक्स अपॉन एक्स डैश, ठीक। सो आई होप आप लोग ये समझ गए हैं। इसके अलावा अगर हमें किसी मीडियम का निकालना है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी मीडियम का निकालना है तो c अपॉन वी निकाल सकते हैं। v इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, c इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वैक्यूम। और अगर यहाँ पर हमको निकालना है 2 का विथ रिस्पेक्ट टू 1 तो इट विल बी v1 अपॉन v2, और इससे याद कर लिया इसका उल्टा nu2 अपॉन nu1। सो कुल मिला के ये सारे फॉर्मूले हैं जो हमको हेल्प आउट करेंगे हमारे न्यूमेरिकल्स में। सो अब आगे बढ़ने वाले हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स पे। होपफुली ये बात आपको सारी अभी तक की समझ में आ गई होंगी। अब मैं क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ एंड ये रहे आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चंस। थोड़ी सी स्क्रीन एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो जैसा आप देख पा रहे हैं ये शीट से आपका पुराना परिचय है, और इस शीट को आप लोगों ने तब जब आप लोगों ने रिफ्लेक्शन के क्वेश्चंस किए थे तब मैंने आपको ये बताई थी। अभी इसको आगे आपके सामने रिवील कर रहा हूँ, फिर आगे लेंस भी इसमें ही शीट में है। तो जैसा जैसा अपन को मिलता जा रहा है कॉन्सेप्ट वैसा वैसा क्वेश्चंस रिवील कर रहे हैं अपन। ये यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 तक 6 क्वेश्चंस हैं अपन को यहाँ पर करना है। सो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ आप लोग जो हैं खुद से करने वाले हैं, है ना। तो अपन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बहुत क्यूट क्वेश्चन, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम बहुत जल्दी इसे कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। तो आपने मुझे बोला c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपने मुझे बताया यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बताया आपने, ठीक है। दूसरा मीडियम आइडियल है, तो मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले फॉर्मूले से ही क्वेश्चन हमारा जो है हो जाने वाला है। स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, आप लोगों के सामने स्क्रीन बड़ी हो रही है, ये रही स्क्रीन बड़ी। अब जैसे कि फॉर्मूला अगर अपन यहाँ पर लिखते, सो लिखते अपन c अपॉन v। सो ये हुआ 4/3, c की जगह वैल्यू की 3 × 10⁸, और ये v, सो ये v हुआ 9 × 10⁸ अपॉन 4, 2.25 × 10⁸। दिस इज व्हाट द आंसर इज ऑल अबाउट। ये मेरा क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो दैट्स इट यार, मतलब इतना आसान सा ये क्वेश्चन सबको ही समझ में आ गया होगा। ये जो v थी ये स्पीड ऑफ द मीडियम थी, और यहाँ पर हमारा मीडियम था वाटर, तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। दैट्स इट। अब करते हैं अपन अपना अगला क्वेश्चन। सो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्लास स्लैब at an angle of 45 degree. If refractive index of glass be 1.6, what is the angle of refraction? Well, मेरी कोशिश यही थी कि मैं सभी फॉर्मूले आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊं। तो यहाँ पर जो स्नेल्स लॉ है उसके बेसिस पर ये क्वेश्चन हमारा है ना। तो आओ जरा देखो, आपको फॉर्मूला दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.6, और आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 45 डिग्री। आपसे पूछा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। सो दिस इज व्हाट साइन आई अपॉन साइन आर।
1.6 साइन 45 डिग्री साइन आर हो गया 1.6 साइन 45 डिग्री इज़ व्हाट 1/√2 साइन आर, ये 1.6 हो गया। देन दिस इज़ इसको लिखेंगे 16/10 और यहाँ लिख दो भैया साइन आर और ये 1/√2 लिख लो आप। साइन आर ये 0.707 होता है। अब आप बोलोगे कैसे, मत बताओ डायरेक्ट, ठीक है सर नहीं बताते हैं। तो पहले तो ये आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, 8/5 कर लो, यहाँ रैशनलाइज करके √2/2 लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ रहा है। ये 5/8 लिख देते हैं, ये समझ में आ गया। अब √2 को जो है मैं आपको यहाँ पे 1.414 लिख सकता हूँ, है ना। ये 8 है, ये 2 है, ये काटेंगे तो 0.707 होगा। बेसिकली बहुत कुछ गंदी सी वैल्यू यहाँ पर आ रही है और वो गंदी सी वैल्यू कैलकुलेट आपको करनी है। 0.707 × 5/8, जो भी डेसिमल में वैल्यू आएगी बॉस, वो वैल्यू तुम्हारा आंसर होगी। स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी थी, स्क्रीन बड़ी करना भूल गया मैं, अब ठीक है। सो देखो यहाँ पर फिर से एक बार समझा देते हैं। बेसिकली यहाँ पर अपन को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 दिया था, 1.6 लिख दिया। आई जो है वो 45 डिग्री दिया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमसे मांगा है। सो हम ये फॉर्मूला जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, sin i/sin r होता है। अब यहाँ पे 1.6 रखा, यहाँ पे sin 45 रखा, यहाँ पर sin r लिखा। अब आप चाहो तो sin 45 की वैल्यू 1/√2 लिख सकते हो, तो 1/√2 sin r यहाँ पे हो गया, sin r यहाँ पे चला गया। 1.6 को 16/10 करके 8/5 सिंप्लीफाई करके लिख दिया। 1/√2 को √2/2 रैशनलाइज करके लिख दिया है। वैल्यू को फिर इधर पे लेके जाएंगे दूसरी साइड, तो 5/8 हो जाएगा। कैलकुलेट करने पर कोई डेसिमल वैल्यू आएगी जो आपको निकालनी है और साइन इनवर्स लिख कर यूँ छोड़ देना है, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू ये साइन की देखने के लिए आपको टेबल देखना आनी चाहिए, जो कि आपके लेवल से बहुत ऊपर क्लास 11th एंड 12th में काम आती है। फिर भी न्यूमेरिकल से एक इंट्रोड्यूस कराना था, तो ये मैंने अपना काम किया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत से मन में सवाल होंगे कि जब ये हमारे लेवल का नहीं था तो आपने हमें क्यों बताया, क्योंकि आप NTSC जैसे किसी एग्जाम में अगर बैठोगे तो वहाँ पर भी जब एंगल आपको नहीं बता पाओगे आप, तो कुछ इसी तरीके का लिखा होगा रिलेशन कि sin i/sin इनवर्स और बगल में कोई वैल्यू, तो आर की वैल्यू साइन इनवर्स के टर्म्स में लिख के आपको वहां पर ऑप्शन दिया होगा, तो उस समय ये काम आएगी वैरायटी जो सिखाई है अभी, ठीक है। सो कुछ भी ऐसे वेस्टेज के लिए नहीं बताया गया है, काम की चीज़ है, मगर कुछ अधूरी इंफॉर्मेशंस हैं जो आपको सीनियर क्लासेस में मिलेंगी। चलिए आगे चलेंगे अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्क्रीन पर आ गया है आपके अगला क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है रीड करते हैं हम भी आपके साथ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.47 and that of glass is 1.51. How much faster does light travel in glass than in diamond? ठीक है भाई, ये वाला हमारे को जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये किस तरीके से हमें डील करना है ये मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ एक और हमारे जो इम्पोर्टेंट फार्मूला हमने पढ़ा है उसके इनपुट्स को यूज़ किया जाएगा। आपको आज की क्लास की वर्थ समझ में आएगी कि मतलब यार आज की क्लास जो आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो हर एक चीज़ न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं काम आ रही है। क्या है भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड? टू 2.47। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जितनी ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही स्लो स्पीड हो जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.51 सॉरी 1.51। अब आपको ये एक रिलेशन मालूम होगा, है ना।
ये एक दूसरे के वाइस वर्सा होते हैं। आओ मेन स्क्रीन पर ले चलें। क्या बोलते हो? अरे बताया था ना कि भैया 1/2 V2/V1 के बराबर होता है। तो उस रिलेशन को यहां पर याद कर लिया। तो अब यहां पर वैल्यू जो है वो कितनी लिखी? 2.47, यहां लिखी 1.51 इक्वल टू VG/VD। ठीक है, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया। सो VG और ये हो गया 247/151 VD। तो ये एग्जैक्ट आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर ये वैल्यू तो थोड़ा सा कैलकुलेट करके समझाओ, ऐसे समझ ना बैठ रही, क्या एग्जैक्ट आंसर होगा इसका वो बताइए। 1 से ही आएगा फॉर श्योरली। 690 अब ये जाएगा ऑलमोस्ट 6 टाइम्स में। देखें, 6 1 6, 6 5 30, सो 900, 654। अब ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स चला जाएगा। सो 1.63 यार, ऑलमोस्ट 1.6। तो अपन यहाँ पे आंसर क्या देंगे? अपन फाइनली आंसर लिखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 1.6 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। दैट्स इट। सो ऐसा ये क्वेश्चन आपको करना था। अब अपन आगे आते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्या कोई ऐसा क्वेश्चन जो आप करने वाले हैं? हाँ जी। सो क्वेश्चन क्या है? द वाटर टैंक अपीयर्स टू बी, नहीं अच्छा दूसरा क्वेश्चन नंबर 4 गलत रीड कर लिया मैंने। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.6 एंड दैट ऑफ डायमंड इज 2.4। कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। वेल ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, करिए खुद और मुझे बताइए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वाटर टैंक्स अपीयर्स टू बी 4 मीटर डीप व्हेन व्यूड फ्रॉम द टॉप। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3, व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द टैंक। तो ये सीधा सीधा फॉर्मूला है। तो ये क्वेश्चन भी हुआ आपका। लास्ट क्वेश्चन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो दिया हुआ है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस इसलिए करूंगा क्योंकि हो सकता है उसमें कुछ थोड़ी सी दिक्कत आप लोगों को आए। सो मैं करवाता हूं। व्हाट इज द रियल डेप्थ ऑफ अ स्विमिंग पूल when its bottom appears to be raised by 1 meter given refractive index of water is 4/3। क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से दिख रहा है होपफुली, नहीं तो मैंने ये स्क्रीन पे थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा। चलिए अब मैं आपके सामने ये क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। पहले यहाँ पर चीज़ें लिख लूँ, तो लिखने के लिए जैसे कुछ नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गिवन है 4/3 और वो 1 मीटर ऊपर दिख रहा है बाय 1 मीटर। ठीक है, चलिए मेन स्क्रीन पे आ जाइए। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दी हुई है मुझे 4/3 वाटर की। ठीक है, अभी मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, लेट दी एक्चुअल डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल बी x। ठीक है, डेप्थ, ओके। देन दी अपरेंट डेप्थ, ये एक्चुअल मतलब पता है, समझ रहे हो क्या है? एक्चुअल मतलब होता है रियल डेप्थ। देन दी अपरेंट डेप्थ ऑफ स्विमिंग पूल विल बी, कितना हो जाएगी? x-1। हमसे ये तो बोला है 1 मीटर ऊपर दिख रहा है, डेप्थ 1 मीटर कम आ रही है अपरेंट में। तो फॉर्मूला क्या होगा? रियल डेप्थ अपॉन अपरेंट डेप्थ।
So 4 by 3 is equals to x upon x minus 1. 4x minus 4, 3x, x equals to 4. So 4 meter is the height, or you can say depth of the swimming pool in actual. So ये थी बहुत आसान सी कहानी आज की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे. उम्मीद करता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला टॉपिक 100% आप सबको क्लियर होगा. सो विद दिस एक्सपेक्टेशन लेट्स एंड दिस वीडियो. मिलते हैं आपसे अगली क्लास में. बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.